फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला, जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी 13वीं एपिसोड का ये सेकंड पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। पुलिस स्टेशन के अंदर एक तवील राहदारी बनी थी जहां मुख्तलिफ काउंटर्स नस्ब थे। हर काउंटर के आगे एक खिड़की थी। माहिर फरीद भी एक ऐसे ही काउंटर के सामने खड़ा था। खिड़की के पार बैठे ऑफिसर ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें उसकी तमाम अशिया थी, घड़ी, मोबाइल, चाबियाँ, वॉलेट। शुक्रिया। उसने मुस्कुरा के ऑफिसर को देखा और बारी बारी तमाम चीज़ें उठाने लगा। तभी कदमों की आहट पे सर उठाया। चंगेज़ सामने से चला आ रहा था। उसका चेहरा अभी तक सुर्ख था और माथे पे बल थे। तुमने अच्छा नहीं किया। जेबों में हाथ डाले वो उसके ऐन सामने आ रुका। तुमने जानबूझ के मुझे हथकड़ी से मना किया था ताकि बाद में तुम इस चीज़ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। तुम्हें मुझे हथकड़ी लगानी चाहिए थी। वो मुस्कुरा के घड़ी पहन रहा था। स्टिक साथ खड़ी कर रखी थी। हमेशा की तरह माहिर फरीद ने अब भी हालात को अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट किया। चंगेज़ के चेहरे पे ज़ख्मी तासुर था। काश तुम मुझ पे भरोसा करते। मैं इस केस की तफ्तीश कर रहा था। तुम बेगुनाह थे तो मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करता। माही ने घड़ी बंद की और मुस्कुरा के उसको देखा। ये तुम्हें मुझे हथकड़ी लगाते हुए सोचना चाहिए था। ओह सॉरी। माथे को छुआ। वो तो तुमने लगाई ही नहीं थी। फिर धीरे से उसके कंधे को थपका। नथिंग पर्सनल। और वॉलेट जेब में डालते हुए स्टिक की मदद से लंगड़ा के चलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जज ने तुम्हें क्यों रिहा किया है। माहिर के कदम जंजीर हुए। गहरी सांस लेकर वो चंगेज़ की तरफ पलटा। क्योंकि तुमने अपनी जॉब ठीक से नहीं की थी कोमसार बे। लेकिन चंगेज़ ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कदम कदम चलता माहिर के ऐन सामने आ रुका। वो दोनों थाने के सुरमई कॉरिडोर में अब एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। कि तुमने जज को ख़रीद लिया था। व्हाट? माहिर फरीद के अब्रू ताज्जुब से उठे। जज ने ज़मानत मेरी गलती की वजह से मंजूर नहीं की, बल्कि इसलिए की कि तुम पहले ही जज को पैसे खिला चुके थे। मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब करना सिर्फ एक ड्रामा था ताकि किसी को शक ना हो। माहिर के माथे की रगें तन गई। आंखों में भरे इस्तेजाब की जगह ढेरों अफसोस ने ले ली। तुम? वो जैसे सदमे से कुछ बोल ना सका। मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम मुझे क्या समझते हो? बस एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा जो हर मसले को पैसे से हल करता है। ये हूँ मैं तुम्हारी नज़र में चंगेज़। वल्लाह मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। मलामती नज़रों से उसे देखता वो आगे बढ़ गया। स्टिक की टिक टिक राहदारी में गूंजती रही। पुलिस स्टेशन के बाहर सब्ज़ाजार लगा बना था। बहुत सी धूप उसकी तरफ लपक के आई, यहाँ तक कि उसका सारा मंजर मुनव्वर हो गया। वो गेट से निकला तो दो गाड़ियाँ उसकी मुंतज़िर थी। शबनम और बैरबल पीछे एक गाड़ी के साथ खड़े थे और सुजैन उनसे दूर बिल्कुल सामने खड़ी थी। माथे पे ग्लासेस अटकाए वो धूप से आंखें छोटी किए मुस्कुरा के उसको करीब आते देख रही थी। मुबारक हो माहिर बे, आप आज़ाद हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब आया। जज ने कितने पैसे लिए? धीमी आवाज़ में पूछा। इतने। उसने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा एक नंबर उसके सामने किया। शबनम ने अरेंज किया और मैंने पहुंचवा दिए। इतने ज़्यादा? अदद देख के बाहर माहिर के अब्रू इस्तेजाब से उठे। जैसा कि आपने कहा था, जितना महंगा हो जाए परवाह नहीं। वो मुस्कुराई। अलबत्ता जज साहब का इसरार था कि मैं एक अच्छा आर्गूमेंट पेश करूं ताकि उनकी ज़मानत देने पर किसी को शक ना हो। सो मुझे चंगेज़ की कुर्बानी देनी पड़ी। हल्के से शाने उचकाए। पस मंज़र में वो बैरबल और शबनम को करीब आते देख सकता था। अलबत्ता वो उस वक्त सूजी की तरफ मतवज्जे था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? सुजैन चौंकी। मैं? तुम अयाज बे के साथ काम नहीं करती। तुम कल एयरपोर्ट से आ रही थी। अच्छा, आपको कैसे मालूम? वो उसी चैलेंज करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी ज्वेलरी से जाहिर होता था कि तुम मनी ओल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। उसकी कलाइयों में पहने ब्रेसलेट और अंगूठियों की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारा कोट चीप था, चीप और तंग, जिसे तुमने खुद को प्रोफेशनल जाहिर करने के लिए जल्दी में ख़रीदा था। यकीनन एयरपोर्ट पे बने किसी सस्ते ब्रांड से। तुम्हारा बैग भी नया था। उस पर ड्यूटी फ्री का स्टिकर था। किसी ने तुम्हें बहुत जल्दी में मेरे पास भेजा था, सो तुम्हें लिबास बदलने का वक्त नहीं मिला था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था? वो जो ये जानता है कि आप जेल नहीं जा सकते। वो मुस्कुराई। इसलिए नहीं कि जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि जा नहीं सकते। तोड़ तोड़ के अल्फाज अदा किए। मालिक? एक सोगवार मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। तुम्हें मालिक ने भेजा था? सूजी ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। उसी असना में शबनम और बैरबल करीब पहुंच चुके थे। वो चारों अब पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे और हर गुजरते पल धूप तेज़ होती जा रही थी। मालिक बे मेरे बाबा के दोस्त हैं। यास्मीन ने उन्हें कॉल की और उन्होंने मैं दोस्तों के साथ तातीलात पे जा रही थी, लेकिन मालिक बे ने मुझे वापस आने के लिए कहा और यकीनन वो तुम्हारी तातीलात रिफंड करवा देंगे। वल्लाह तुम्हारे पास भी चंगेज़ की तरह अमीर दोस्तों की कमी नहीं है।
बैरबल फरीद ने उसे घूर के देखा। वो शदीद जला कटा दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ जैसे किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। तो मुझे ये बात कल भी बता सकती थी, झूठ क्यों बोला? माहिर खफा नहीं था, वो जैसे महसूस हुआ था। झूठ ना बोलती तो वकील कैसे होती? माहिर पे, और मुझे यकीन है कि आप अंदर से जानते थे कि मुझे किसने भेजा है। मैं माहिर की जगह होता तो मालिक की तजवीज़ को करदा वकील को कभी हायर ना करता। बैरबल उसी तरह बिगड़ के बोला। तो सोजी ने फुर्सत से चेहरा मोड़ के उसे देखा। लेकिन मैंने तो मालिक की तजवीज़ करने पे तुम्हारी बेकरी से अपनी सालगिरह का केक बनवाया था। बैरबल का मुंह खुल गया। मालिक ने मेरी बेकरी? और मीठा कम डाला करो। सनग्लासेस आंखों पे वापस लगाते हुए मुस्कुरा के बैरबल को देखा। ज़्यादतीज़ हो गई तो अपनी फ्लॉप बेकरी कैसे चलाओगे? और फिर वो माहिर फरीद को हाथ हिला के आगे बढ़ गए और बैरबल हक्का बक्का वहीं खड़ा उसे देखे गया। अब घर चलो बैरबल, मुझे इस स्टिक से आज़ादी चाहिए। नागवारी से छड़ी को देखते हुए वो उसके सहारे चलता कार की तरफ बढ़ गया। बैरबल फरीद अभी तक शशदर था। वो दीवार से लगी फर्श पे बैठी थी। उसका दिमाग शल था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कौन थी, वो कहाँ थी? वो आदमी जो अभी अभी गुस्से से चिल्लाता, उसके बाजुओं को झंझोड़ता एक कमरे में गायब हुआ था, वो कौन था? क्या वो सब हकीकत थी या वो किसी स्टेज ड्रामे का हिस्सा थी? अभी कोई सीन पुकारेगा और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक शय हकीकी मालूम होती थी, उसके ऊपरी बाजुओं पे आईनी गिरफ्त का निशान। वो इतना तकलीफ दे था जैसे उसे किसी ने अंदर तक सलाखों से दाग दिया हो। जाने कितनी देर गुजरी जब उसके हाथ पे कुछ गीला सा गिरा। वो चौंकी, गर्दन झुकाए, पानी के कतरे फिर उंगलियों से चेहरे को छुआ। उसकी आंखों से गर्म कतरे टप टप गिर रहे थे। उन कतरों ने जैसे उसे किसी ख्वाब से जगाया। उसके दिमाग को नहीं, दिमाग हनूज माउफ था, महज उसके जिस्म को, और जिस्म को मालूम था कि उसे क्या करना है। आगे सब कुछ किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह होने लगा। उसने अपने हाथों को देखा, वो आंखें रगड़ रहे थे। फिर पैरों ने सुला दिया। वो उठी और किसी रोबोट की तरह चलती हुई एक कमरे तक आई। ये बेडरूम था। किसका बेडरूम? किसका घर? दिमाग बिल्कुल गुमसुम था, लेकिन पैर खुद ब खुद जिस्म को रास्ता दिखा रहे थे। हाथों ने अलमारी खोली, चेहरे पे गर्म कतरे वैसे ही गिर रहे थे। फिर घुटने मोड़ के पंजे दोहरे करके वो नीचे बैठी और झुक के अलमारी के ज़ेरी खाने से वो सुरमई बॉक्स निकाला। उसके अंदर बहुत कुछ था, कागजात, डिग्रीज, निकाहनामा, चेक बुक। फिर उसने लॉकर खोला और चंद दूसरी दस्तावेज़ात उसमें डालती गई, कार्ड्स, पासपोर्ट, ज्वेलरी। फिर ट्रॉली बैग बेड पे ला के रखा। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, लेकिन जिस्म को मालूम था। हाथ में कान के अंदाज में चल रहे थे कपड़े, लैपटॉप, आईपैड, मेकअप पाउच, हाई हील्स, मेंटल शेल्फ पे रखे पौधे और माही की दी हुई कैंडल। उसने किसी खुदकार मशीन की तरह सब कुछ अंदर भरना शुरू किया। जिप बंद किया और घूंटनी से अबाया उतारा, लेकिन पहना नहीं। उसे बाजू पे लपेट के वो उस कमरे के बाहर रुकी जहाँ वो मर्द अंदर गुम हुआ था। अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी, या शायद वो उसका कंप्यूटर था। पानी अनुज आंखों से गिरता थोड़ी से टपक रहा था। उसने होंठ खोले, लेकिन अल्फाज ख़त्म हो गए। बाजुओं का दर्द सवा हो गया। वो खामोशी से बाहर निकली। मालो को नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन जिस्म को मालूम था। उसने खुद को लिफ्ट में दाखिल होते देखा, फिर लिफ्ट से निकलते हुए, फिर एक शनासा दरवाजे के सामने रुकते हुए, उंगली घंटी पे रखी। आंखें गीली थी और दिमाग पे याद करने से कासिर था कि ये किसका फ्लैट था। दरवाज़ा खुला और एक मर्द का चेहरा दिखाई दिया। ये कौन था? रामीन, रामीन को बुला दे। हारून भाई प्लीज़, उसने खुद को कहते सुना। रामीन कौन थी? रामीन तो पाकिस्तान चली गई है। उसका लहजा रूखा सा था। माला नासमझी से उसे देखे गई। दिमाग ने उसे झंझोड़ा। रामीन कौन थी और वो यहाँ इस वक्त उसके घर के सामने क्यों खड़ी थी? क्यों? वह दिक्कत हलक से निकला। उसकी फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी। मैं भी सुबह चला जाऊँगा। वो दरवाजे पे यूँ हाथ रख के खड़ा था जैसे उसे बंद करने की जल्दी हो। चेहरे पे रखाई भरा तासुर था। माला की निगाहें झुकी दरवाजे की ओर से। शू रैक दिखाई दे रहे थे, तरतीब से कतार में लगे जूते, रामीन के जर्द कोट शूज़, साथ एक जामनी पर्स। उसने उस मर्द को देखा, फिर जूतों को, फिर बदिक्कत जिस्म ने चेहरे पे मुस्कुराहट तारी की। श्योर, कोई मसला नहीं, मैं उसे कॉल कर लूँगी। दिमाग अनूस पूछ रहा था कि रामीन कौन है, ज़ियाद कौन है, लेकिन जिस्म ने चेहरे पे एक मुस्कुराहट तारी कर दी और ख़ुद को वहाँ से पलटा लिया। अलबत्ता उसका हाथ फ़ोन तक नहीं गया। जिस्म जानता था ना उसे कॉल करनी थी, ना रामीन ने कॉल उठानी थी। वो ट्रॉली बैग हैंडल से पकड़ के चिल्लाते हुए अब लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। अबाया फोल्ड करके बाजू पे उठा रखा था, खुले बाल कानों के पीछे अड़से हुए थे। वो बस चलती जा रही थी, कदम अपनी मर्जी से उसे किसी सिमत में लेकर जा रहे थे। वो मज़ामत नहीं कर रही थी, वो जिस्म के ताबे थी। लिफ्ट एक फ्लोर पे उतरी तो वो बाहर निकली। ये लॉबी नहीं थी, ये बेसमेंट थी। वो यहाँ क्या कर रही थी, उसने जिस्म से पूछा, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। कदम खुद ब खुद एक सिमत में उठने लगे। वो एक नीम तारीख राहदारी थी। दोनों तरफ में बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट रखे बने थे, जिनके लोहे के दरवाजे बंद थे। वो एक दूसरे के सामने रुकी। कार फ्लैश किया।
दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर कार्टन एक दूसरे के ऊपर वैसे ही रखे थे। क्या वो कभी पहले इस जगह आई थी? दिमाग को याद ना था, कदमों को था। वो खुद ही एक सिमत में उठे। हाथों में कंधों के दर्द के बावजूद बहुत सी तवानाई भर आई। उन्होंने एक कार्टन के ऊपर रखा फ्लैश लाइट्स वाला शॉपर उठा लिया। ये किसकी फ्लैश लाइट्स थी? उसे याद ना था, सिर्फ इतना मालूम था कि वो उसे अजीज़ थी। उसके कदम अब उसको अपार्टमेंट की लॉबी में ले आए। वो एक सोफ़े पर बैठी और मोबाइल खोल के मकान के अंदाज में उंगलियाँ चलाने लगी। एक नीले रंग की ऐप booking.com, फिर स्याह सफ़ेद ओबर ऐप। उसकी उंगलियां मकान के अंदाज में बहुत कुछ बुक कर रही थी। फिर उसने खुद को उठते देखा। बाहर एक ओबर उसकी मुंतज़िर थी। वो खामोशी से उसकी पिछली सीट पर बैठी और ड्राइवर से लोकेशन के बारे में सवाल करने लगी। क्या उसको लोकेशन मिल चुकी थी? ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। कार रवाना हो गई। रात का अंधेरा जद्दा पे फैल रहा था। ऊंची इमारतों की सारी बत्तियां जल उठी थी। ऐसे में वो टैक्सी खामोशी से किसी नए रास्ते पर गामजन थी। दिमाग ने धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जिस्म खामोश था, खामोश और दुखी। उसे आज दिमाग के गलत फैसलों की वजह से दर्द मिला था। उसे आज जैसी तकलीफ़ पहले कभी नहीं हुई थी। वो आज सारे फैसले खुद करने जा रहा था। उसे ना दिमाग की परवाह थी, ना दिल की। उसे बस अपने आप को बचाना था। हारून दरवाज़ा बंद करके वापस लाउंज में आया तो सोफ़े पर बैठी रामीन शाकी नज़रों से उसे देख रही थी। मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती हारून? वो दुखी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो आंखें निकाल के उसे देखता सामने आया। मैं अपनी दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मुनमुनाई, लेकिन हारून का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम एक इंतहाई पेट की हल्की औरत हो रामीन। मैंने तुम्हें मना किया था कि मियाँ बीवी के मामले में मत पड़ो, लेकिन पहले तुमने उसे ज़ियाद की जॉब का बताया तो उसे शक हुआ। फिर तुम उसकी तफ्तीश में हिस्सा डालने पहुँच गई। वो उस पर गरज बरस रहा था। रामीन ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। उसका बंदा एक कातिल है। अगर उसे शक हो गया कि हम कुछ जानते हैं तो वो हमें मार देगा। वो उसको भी मार सकता है। रामीन ने शिकवा-कुना नज़रें उठा के उसे देखा। ये माला का अपना मसला है, हमारा नहीं। हम सुबह होते ही कुछ दिन के लिए तबूक जा रहे हैं। मगर हारून, उसने बेबसी से उसे देखा। माला ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अपने रेस्टोरेंट में बैठने की जगह देना और फ्री कॉफ़ी फ्रॉम करना अलग बात है रामीन। हम उसके किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो अपने साथ हमें भी मरवाएगी। ये उसे एक कातिल से शादी से पहले सोचना चाहिए था। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। हारून गुस्से से कमरे में दाएं बाएं टहल रहा था। बार बार माथे को छूता, जैसे उसे रामीन से इस सब की तवक्को ना थी। हम पुलिस को नाम भी मत लेना पुलिस का। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो बंदा कातिल है? चंद नक्शे। वो साइकोपैथ इतना पागल नहीं कि सबूत छोड़ के बैठा होगा। उल्टा हम बहतानबाजी के केस में इतनी बुरी तरह फंसेंगे कि हद नहीं। माला ट्रॉली बैग के साथ आई थी। उसने घर छोड़ दिया होगा। वो कहाँ जाएगी? वो अकेली है इस शहर में। रामीन की आंखों में आंसू थे। उसका भाई जिंदा है ना? उसको बुलाए। हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वैसे भी वो पढ़ी लिखी लड़की है। ऐसी लड़कियां बहुत स्ट्रांग और बहादुर होती हैं। उनको कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता। वो अपने मसले खुद हल कर लेगी। लेकिन अगर तुम दरमियान में पड़ी, उसने इंगश्ते शहादत उठा के तनबीह दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामीन, अब जाओ प्लीज़, खाना लगाओ। पहले ही मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया है तुमने। वो डिस्पेंसर के सामने खड़ा अब पानी ग्लास में डाल रहा था। उसको रह रह के रामीन पे गुस्सा आ रहा था और शौहर के गुस्से के आगे रामीन की सारी दलेरी झाग बन के बैठ गई थी। वो उसका शौहर था और हर औरत उतनी ही आज़ाद होती है जितनी आज़ादी की इजाज़त उसके घर का सरबराह मर्द उसको दे। फरीद लार नामी अपार्टमेंट के लिविंग रूम के स्याह पर्दे हटे थे और दूर नीचे बहते फास्फोरस का कॉर्निश साफ दिखाई दे रहा था। पानी के किनारे बंधी कश्तियाँ और उनकी जगमगाती बत्तियाँ रात के उस पहर बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। माहिर ऊंची खिड़की के सामने खड़ा नीचे देख रहा था। स्याह पैंट पे स्याह शर्ट पहने, आस्तीन कूनियों तक चढ़ाए, वो एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था। वक्फे वक्फे से वो एक नंबर मिलाता, फिर खुदकार पैगाम सुन के सर झटक देता। चंद सानिये गुजरे ही थे कि उसने फिर से मोबाइल सामने किया और तभी किसी ने ज़ोर से उसे खींचा। वो उसके लिए तैयार नहीं था। चौंक के सर उठाया। बैरबल उसका मोबाइल पकड़े बरहमी से उसे देख रहा था। जानता हूँ तुम किसको बार बार कॉल कर रहे हो। माहिर के कंधे ढीले पड़े। वो खामोशी से बाहर देखने लगा। नहीं उठा रही ना वो फ़ोन? बैरबल की आवाज़ में खफगी से ज़्यादा तंज था। मेरे पास उसका सऊदी अरब का लोकल नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है जो उसने सुबह से नहीं देखा। उसकी आंखों के किनारे पे फिक्रमंदी से लकीरें पड़ी, क्योंकि उसने अपना नंबर बदल लिया होगा। माहिर बे, क्या पता वो किसी मुश्किल में हो। उसकी नज़रें दूर नीचे दिखाई देती कश्तियों पे जमी थी। अच्छी बात है, होने दो उसको मुश्किल में। बैरबल, डोंट बैरबल मी। उसकी आवाज़ बुलंद और चेहरा सुर्ख हो रहा था।
ये माला की अपनी लड़ाई है। उसने खुद गलत फैसले करके अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। अब उसे उसका अंजाम खुद भुगतने दो। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से ख़राब करना बंद कर दो। मैं थक गया हूँ तुम्हारे पीछे अस्पतालों और थानों के कॉरिडोर्स में रात गुजारते हुए। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था और आंखें गुलाबी। मैं उसे नहीं बता सका ज़ियाद के बारे में। मुझे बताना चाहिए था। तुम उसे ज़ियाद के बारे में बहुत दफ़ा बता चुके थे। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस दफ़ा वो मानना चाहती थी, लेकिन मैं पीछे हट गया। अगर ज़ियाद में उसे कोई नुकसान, हर फैसले का एक नतीजा होता है माहिर अफंदी, और अगर वो हर इंसान को भुगतना पड़ता है। उसने माहिर का फ़ोन ज़ोर से सोफे पे फेंका। तुम माला को उसके हाल पे छोड़ो और अपनी फ़िक्र करो। तुम्हें इस कत्ल केस से निकलना है, क्योंकि अब मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं इस सब को दोबारा देख सकूं जो 4 साल पहले हुआ था। मैं जेल नहीं जाऊंगा भी। वो बैरबल के तमतमाते हुए चेहरे को देख के नरमी से बोला। मुझे यकीन नहीं है। वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते हुए आगे बढ़ गया और अपने कमरे में जाके ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जेल नहीं जाऊंगा बैरबल अफंदी, उसने बंद दरवाजे को देखते हुए ज़ोर से पुकारा। लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। माहिर ने सोफे पे गिरा मोबाइल उठाया और एक दफ़ा फिर उसी नंबर पे उंगली रखी। फिर गहरी सांस ली और मैसेज का बटन दबाया। चल हमें वो कीपैड को देखता रहा। फिर उंगलियां हरकत करने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें ज़ियाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पैगाम लिख के भेज दिया। फिर आतिशदान के साथ रखी विंग चेयर पे आ बैठा और पैर ओतुमन पे रख के आंखें मूंद ली। मोबाइल साइड टेबल पे रखा था और उसे उसके थरथराने का इंतजार था। अंदर कमरे में बैरबल फरीद उसी गुस्से और बेबसी से दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। फिर उसने मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम खोला। अंदर माला का चंद घंटे पहले का आया मैसेज चगमगा रहा था। मैंने न्यूज़ में देखा कि पुलिस ने माहिर को गिरफ्तार कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे यकीन है कि ये एक इल्ज़ाम है। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? वो इस मैसेज को इन चंद घंटों में कई दफ़ा पढ़ चुका था। इस दफ़ा पढ़ते हुए माथे पे लकीरें उभरने लगी। उसने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का बटन दबाया। आपने और आपके शौहर ने मेरे भाई को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब आप हमारे लिए बस इतना करें कि हमसे दूर रहें। आपकी वजह से मेरा भाई अगर जेल गया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। प्लीज़ मुझे दोबारा मैसेज मत कीजिएगा। सेंड का बटन दबाया और साथ ही उसी तेज़ी से मालिक की तरफ एक दूसरा पैगाम भेजने लगा। माला की वजह से मेरा भाई एक दफ़ा फिर जेल चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें मेरा और माहिर का ज़रा सा भी एहसास है तो तुम माला से हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दोगे, वरना ज़्यादा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तल्खी से कह के उसने फ़ोन उठा के ज़ोर से बेड पे दे मारा। तुमने दुरुस्त किया बैरबल। तुम माहिर को दोबारा जेल नहीं जाने दोगे। उसका दिमाग उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन दिल वो बस खफकी से चेहरा मोड़ के बैठ गया था। वो होटल के जर्द रोशनियों से मुनव्वर कमरे में थी जब उसे बैरबल का मैसेज मौसूल हुआ। नाइट सूट पहने, गीले बाल तौलिए से लपेटे, वो कॉफ़ी बार के सामने खड़ी कतीली से गर्म पानी कप में अंडेल रही थी। होटल रूम नफासत से सजा था। साफ़ सुथरा बेड जिसका लहाफ पाइंती से ऐसे फंसाया गया था कि निकालने के लिए बहुत कुव्वत चाहिए थी। एक तरफ स्टडी टेबल, ऊंचे पर्दे और बालकनी। माला ने मोबाइल स्क्रीन को छुआ और कॉफ़ी का साशे खोला। बैरबल की आवाज़ खामोश कमरे में गूंजने लगी। पैगाम मुकम्मल होने तक कॉफ़ी खुल गई थी और उसका दिल ज़ख्मी हो चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से बालकनी की शीशे की दीवार तक आई। बाहर रात फैली थी और करीबी इमारतों की रोशनियाँ उस शीशे की दीवार पर पड़ रही थी, ऐसे कि माला को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। गीला तौलिया अब सर से नीचे फिसल चुका था। वो कमज़ोर लग रही थी, आंखें सूजी हुई थी। दिमाग और जिस्म का ताल्लुक बहाल हो चुका था और दोनों जानते थे कि वो कहाँ है और क्यों है। कंधे में अब दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ज़ियाद की उंगलियों के निशान वहाँ सख्त हो चुके थे। ये पहली दफ़ा था जब किसी इंसान, मर्द या औरत ने कशमाला मुबीन पे हाथ उठाया था, लेकिन नहीं, उसका हाथ बेख्तियार गर्दन तक गया। नहीं, ये दूसरी दफ़ा था। इससे पहले उस जादूगर ने उसकी गर्दन भी दबोची थी, लेकिन उसकी तकलीफ़ वैसी ना थी जैसी आज महसूस हुई थी। माला ने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो गर्म हवा अंदर आई। कमरा एसी ने ठंडा कर रखा था। बाहर मौसम गर्म था। वो शावर स्लीपर से चलती हुई बाहर आए। यहाँ से होटल का अकबी हिस्सा दिखाई देता था जो रात के 22 मसनूई बत्तियों से रोशन था। कहीं मंजिलें नीचे एक वसी और ईद सा पुल बना था जिसका नीला पानी चमक रहा था। वो पुल के पानी को देखे गई। चमकती हुई नीलाहट हर तरफ छाने लगी, यहाँ तक कि वो एक नीले लिबास में बदल गई। माला ने आंखें बंद कर ली। बानू नीले फूलों वाला लिबास पहने तख्त के किनारे बैठी। बानू सर झुकाए रो रही थी। वो मुबीन मंजिल का लाउंज था। तख्त पे माँ बड़ा जमान थी, एक टांग सीधी रखे, एक मोड़े, दरमियान में परात रखे। वो साग के पत्ते चुन रही थी। साथ ही अफसोस से बख्तबी को देखा जो बानो का कंधा सुला रही थी।
उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम चुप करके घर छोड़ के आ गई। कॉफ़ी का कप पकड़े वो किचन से कमरे तक जा रही थी जब रास्ते में उनको देख के रुकी। चंद फिक्रों में बख्ती ने सारा किस्सा सुना दिया तो कशमाला मुबीन ने उफ करके माथे को छुआ। और क्या करती? बानो ने सुर्ख आंखें उठाई। वापस एक थप्पड़ लगा देती, शोर मचाती, हंगामा करती ताकि आइंदा उसकी जुर्रत ना होती तुम्हें मारने की। शौहर है मेरा, कैसे मारती? बात ऐसी थी, सब खामोश हो गए। हाँ ठीक है, शौहर का एक रुतबा होता है, मार नहीं सकती थी तो आवाज़ तो निकालती। ये क्या कि चुप करके सामान उठाया और आ गई। मैं उससे डर गई थी बाजी। जब शौहर पहली दफ़ा हाथ उठाता है ना तो काफ़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता, लगता है दिमाग माउफ हो गया। कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसे गुस्सा करेगा। उसकी वही शक्ल जो अच्छी लगती थी गुस्सा करते वक्त ऐसे बिगड़ गई कि लगता उससे बदसूरत कोई नहीं होगा। उससे नाराज़ होकर अकेले बैठ जाने से क्या होगा बानो? तुम्हें ये सब उसको कम्युनिकेट करना चाहिए था, पहले दिन से हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी ताकि उसको तुम्हें मारने के नताइज मालूम हो। उसने अफसोस से माथे को छुआ। उसे बानो पे गुस्सा आ रहा था। गरीब अनपढ़ी लड़कियां कितनी कमज़ोर होती हैं, शौहर के हाथों पिट के यूं भाग आती हैं। पहले दिन से हदूद का तयन क्यों नहीं करती? काश वो पढ़ी लिखी होती तो उसके साथ ये ना होता। उसने ठीक किया जो उसका घर छोड़ दिया। माँ ने अपने अज़ली अंदाज में माला को घुरा था। तशद्दुद करने वाले शौहर का पहला अरबा बीवी को तन्हा करना होता है, उसे उसके रिश्तों से काट के दूर ले जाना। ना कोई करीब हो, ना कोई उससे हिसाब मांगे। अगर ये वहाँ रहती तो रोज़ पीटती और रोज़ उसे माफ़ भी कर देती। घर छोड़ना गलत नहीं है माला। फिर वो बानो की तरफ मतवज्जो हुई। अब तुमने अकेले में बैठ के बिना किसी दबाव के ये सोचना है कि क्या तुम इस ज़िंदगी में वापस जाओगी? अगर हाँ तो किन शराइत पे? हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बालकनी में बैठी बैठी जाने कब सो गई थी उसे पता भी नहीं चला, लेकिन इस मायूस आवाज़ ने उसे नींद से झंझोड़ दिया। वो चौंक कर सीधी हुई, दाएं बाएं देखा, कप हनूज हाथ में था। मौसीकी की मदम पुरस्कार आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस कर दो हिलाल। कशमाला ने ज़ोर से कॉफ़ी का कप रखा। ज़रा सी कॉफ़ी मेज़ पे छलक गई। मुझे मत पुकारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो बेबसी से चिल्लाई। मेरी ज़िंदगी में और भी मसले हैं। आवाज़ एकदम रुक गई, ऐसे जैसे धुन मुकम्मल हुए बगैर ही किसी ने उसे खामोश करवा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक दफ़ा वो आवाज़ सुनाई देती तो नगमे की धुन आखिर तक जाती थी, उसे कानों पे तकिए रखने पड़ते। लेकिन आज वो धुन खामोश हो गई थी। अब हर तरफ खामोशी थी। कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। उसने कुछ सोच के फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप खोला। उसने कल से व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी थी। अब खोला तो खिलाफ तवक्को माही या मोहित की तरफ से कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ था। मोहित ने फैमिली ग्रुप पे तस्वीरें भेजना भी छोड़ दी थी और माही फौतगी की वजह से अमेरिका जा रही थी। वो दोनों मसरूफ़ थे। ज़ियाद की तरफ से भी कोई मैसेज या कॉल मौसूल नहीं हुई थी। उसे घर छोड़े चंद घंटे बीत चुके थे। क्या ज़ियाद ने उसके पीछे आने की या उसे तलाश करने की कोशिश तक ना की थी? सिर्फ एक नंबर था जो उसे कहीं मैसेजेस और कॉल्स कर चुका था। वो उसको ज़ियाद के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन क्या था जो वो नहीं जानती थी? जो अहम था वो उसे मालूम था। उसने माहिर के मैसेज देख लिए, पढ़ भी लिए, सुन भी लिए। फिर अप्लाई के खाने पे उंगली रखी तो बैरबल फरीद के अल्फाज कान में गूंजे। आपने और आपके शौहर ने मेरे भाई को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब आप हमारे लिए बस इतना करें कि हमसे दूर रहें। आपकी वजह से मेरा भाई अगर जेल गया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। माला ने चैट डिलीट कर दी। उसे उस ख़ानदान से कोई रब्ता नहीं रखना चाहिए था। वो फ़ोन वापस रखने ही लगी थी कि वो बजने लगा। माला एकदम डर सी गई, जैसे झटका सा लगा। वो फ़ोन की घंटी ही तो थी, लेकिन वो डरी क्यों? उसे खुद पे हैरत हुई। उसका दिमाग नहीं डरा था। उसको मालूम था कि फ़ोन ऐसे ही तेज़ी से बजता है। फिर जिस्म क्यों डरा? क्या जिस्म कुछ ऐसा जानता था जिससे दिमाग वाकिफ़ ना था? आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? उसके लहजे में कोई खफगी, कोई एतराज़ ना था, बस उदासी थी। क्योंकि मुझे अभी बैरबल का मैसेज मिला जिसमें उसने मुझे आपसे रब्ता रखने से मना किया है। मालिक फरीद की बेतासुर मशीनी सी आवाज़ गूंजी। और मैं आपसे बात करके उसको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक उसकी बात की कितनी अहमियत है। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसने मुझे भी मैसेज किया है और ये कहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो ठीक कह रहा है। उनकी साफ गोई हमेशा की तरह बरकरार थी और वो ये चाहता है कि मैं आप लोगों से रब्ता न रखूँ। हर इंसान अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद है माला। हर फैसला दुरुस्त या गलत नहीं होता, बस उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। वो तल्खी से बोली। मालिक फ़रीद ने गहरी सांस ली। आपने सबरीना की फ़ाइल पढ़ ली? जी। उस फाइल में ना ज़ियाद का जिक्र था ना किसी मंगेतर का। फिर मैंने ज़ियाद का घर छोड़ दिया, लड़ाई करके या उसके बगैर। लड़ाई करके। वो ये नहीं बता सकती थी कि ज़ियाद ने उस पर हाथ उठाया था। किसी औरत के लिए ये एतराफ़ करना कि उसके शौहर ने उस पर हाथ उठाया इतना आसान नहीं होता था जितना वो समझती थी। आपके बहन भाई की क्या राय है? वहाँ कोई जज्बा नहीं था। वो किसी रोबोट के अंदाज में सवाल पे सवाल कर रहे थे। उन दोनों के पास मेरे मसलों के लिए वक्त नहीं है। ये एक बहाना है। आप उनको खुद ही इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, वरना अगर आप उन्हें बताती तो वो वक्त निकाल लेते। माला ने गहरी सांस ली और गर्दन पे पड़ा तौलिया खींच के उतारा।
ज़ियाद से शादी करना मेरी गलती थी। माही ने मुझे मना किया था। तौलिया रेलिंग पे डाल के वो गीले बालों को उंगलियों से सुलझाते हुए कह रही थी, अब मैं कैसे उसके पास जाऊं और कहूं कि मुझे उसकी मदद चाहिए और कोई मेरा एतबार नहीं करेगा। मेरा शौहर, उसने अल्फाज अधूरे छोड़ दिए, एक कातिल है। वो जहाँ थी वहीं रुक गई। आप जानते हैं, ये माहिर की थ्योरी है। क्या आपको इस पर यकीन है? फ़ोन कान से लगाया उसने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। ज़ियाद जिस रात इस्तांबुल आया था वो माहिर से मिला था। माहिर के पास उस मुलाकात की वीडियो है। उसने माहिर के कॉटेज से उसके फिंगरप्रिंट वाली चंद चीज़ें उठा के जाए वकूआ पे छोड़ दी थी। साफ ज़ाहिर है ये उसने खुद किया है और वो माहिर को फंसा रहा है। उनका लहजा किसी फ़िक्र के तफक्कुर से खाली था। अब उसका क्या होगा? उसने बेबसी से लब काटे। माहिर को अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। सिंपल। कत्ल की सुबह वो मोहित की शादी पे था। अगर अदालत को मेरी गवाही चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। माहिर ने ये कत्ल नहीं किया। कहते उससे चंद मिनट पहले अपनी बैंकिंग ऐप में मौजूद अदद याद आया। ये अदद अब इतना ज़्यादा नहीं रहा था जितना मक्का आने से पहले था। वर्किंग स्पेस का किराया, महंगी कॉफ़ीज़, इस्तांबुल ट्रिप का खर्चा, वो नंबर हर रोज़ घट रहा था। आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। माहिर को कुछ अरसा इस केस में फंसे रहना चाहिए। उसकी अना के लिए ये एक अच्छा सबक होगा। माला ने फ़ोन कान से हटा के उसे घूरा। आप उसके सगे चचा हैं ना? किस्मत से वहाँ इत्मीनान था। माला ने सर झटका। वो क्या सोच रही थी? उसे बैरबल की बात याद आई। उसे उन लोगों से दूर रहना चाहिए था। वैसे भी उसका बैंक अकाउंट मज़ीद किसी खर्चे की इजाज़त नहीं देता था। आपके बैंक अकाउंट के क्या हालात हैं? उनके अगले सवाल पे वो बुरी तरह चौंकी। ठीक है, मेरे पास सेविंग्स हैं काफ़ी। लहजे को सरसरी बना लिया। आर यू श्योर? उससे पहली दफ़ा उनके लहजे में कुछ महसूस हुआ, एक हल्की सी फिक्रमंदी, या शायद उसका वहम था। मुझे पैसों का मसला नहीं है, मैं एक होटल में हूँ और यहाँ कई हफ्ते भी काम कर सकती हूँ। थूक निकल के बज़ाहिर जी कड़ा के कहा, मुझे सिर्फ, और यहाँ आके बहुत से सवालिया निशान सामने लहराने लगते थे। सिर्फ क्या? मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एकदम ढेरों शर्मिंदगी और बेबसी ने उसे घेर लिया। वो मुझ पे चीखा चिल्लाया और मैं बस चुप करके वहाँ से निकल आई। ऐसे तो बानो करती थी। बानो कौन? मेरी हाउस हेल्प की बेटी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब थी, मेरी तरह करियर वुमन नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के सेमिनार्स अटेंड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मैंने वही किया जो वो करती थी। मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली। क्यों? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और चेहरा एहसास से तौहीन से सुर्ख होने लगा। मेरे हाथ में छुरी थी, लेकिन हाथ ही नहीं उठा। क्यों? कोई औरत नहीं बोल सकती जब तक वो मोहब्बत को इस इक्वेशन से माइनस नहीं कर देती। मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे मोहब्बत थी। उसने अपनी तबीयत के बायस कभी मोहब्बत होने ही नहीं दी। मैं इस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो आपको शादीशुदा रहने के आइडिया से है। इस तसव्वुर से मोहब्बत के कोई हमारी ज़िंदगी का साथी हो, हम अकेले ना हो, हम दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास एक पार्टनर है। क्योंकि शादी और बच्चों के बगैर आप दुनिया की नज़र में कामयाब नहीं होते। इसमें गलत क्या है? अगर शौहर अच्छा है तो इसमें कुछ गलत नहीं। आप खुद को और दुनिया को इस धोखे में रख सकते हैं कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपका शौहर ज़ियाद सुल्तान है और मैं बानो हूँ। उसका अंदाज़ मलामती था। उन्होंने जवाबन गहरी सांस भरी। आप बानो नहीं हैं। दुनिया की सारी औरतें पहली दफ़ा ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद पे दो किस्म के कदम उठाती हैं। या वो अपने अब्यूज़र को माफ़ करके मूव ऑन कर जाती हैं, या वो खामोशी से उसके घर से दूर चली जाती हैं। इस पहले कदम का उनकी तालीम या वोक होने से ताल्लुक़ नहीं होता कशमाला, दूसरे का होता है। बानो और आप में फ़र्क आपका दूसरा कदम करेगा। दूसरा फ़र्क? दूसरा कदम? उससे पहले हैरत हुई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जैसे किसी ने उसका सांस रोक दिया। दिमाग और जिस्म सब एक साथ चौंक गए। वो जानती थी वो क्या कहने जा रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अगला लफ्ज़ मुँह से ना निकाले। वो चुप रही। चुप रहना अच्छा था उसे एक लफ्ज़ से जिससे वो सारी उम्र डरती आई थी। यही कि आप उससे जितनी जल्दी तलाक लेती हैं। तलाक? उसके लब फड़फड़ाए, आंखें चपकना भूल गई। एक अजीब सा खौफ पिंडलियों से होता ऊपर सीने तक पहुंचा और दिल को जकड़ लिया। कंधे का दर्द इस खौफ के सामने बिल्कुल हेच हो गया। मैं ज़ियाद से तलाक नहीं ले सकती, उसने खुद को कहते सुना। दिमाग और जिस्म एक साथ बोले थे। यहाँ कोई इख्तलाफ ना था। तलाक के बगैर ये चीज़ कहाँ ख़त्म होगी? मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी और पता नहीं, लेकिन मैं तलाक नहीं। अल्फाज टूट से गए, माथे पे पसीने के कतरे उभरे। क्या आप उसके साथ वापस रहना चाहती हैं? नहीं, वो तेज़ी से बोली। मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर तलाक में क्या मसला है? क्या मसला है? वो जैसे बेयकीन थी। वो इतनी आसानी से ये सवाल कैसे पूछ सकते थे?
आपको मालूम है ये कितना बड़ा लफ्ज़ है, ये कितना भारी है। हमारे घरों में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता मालिक साहब। आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। मेरी शादी 3 माह पहले हुई है। हम निकाहनामे पे हक महर लिखवाते वक्त आवाज़ ऊंची नहीं करते, क्योंकि हम इस लफ्ज़ से डरते हैं। ये लफ्ज़ मेरी जैसी लड़कियों और उनकी माओं को सारी उम्र खौफज़दा रखता है। और आप कह रहे हैं इसमें क्या मसला है? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगी, मैं हमेशा रास्ता ढूंढ लेती हूँ, लेकिन ये एक लफ्ज़, ये मेरी सारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। उसने खफकी से कॉल काट दी और ज़ोर से पावर का बटन दबाया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और हाथ कपकपा रहे थे। वो कैसे इतनी आसानी से तलाक का लफ्ज़ बोल सकते थे? क्या वो नहीं जानते थे इस माशरे में जब किसी औरत के तलाक की खबर मौसूल होती है तो हर सुनने वाले के चेहरे पे एक ऐसा अफसोस उभरता है जो ये बताता है कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। अब वो एक बेचारी लड़की है जिसकी ज़ात पे तलाक ने एक धब्बा लगा दिया है। वो अब दागदार है, एक बढ़ती हुई औरत जिसको अब कोई अपनाना नहीं चाहेगा। वो सारी उम्र अकेली रह जाएगी और वो ऐसे ही बूढ़ी होगी अकेले। उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएगी। उसके बहन भाई अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे और वो घर में कैद होकर तन्हा रह जाएगी। माँ बाप पे बोझ, उनके बाद भाई भाभी पे बोझ, एक शर्मिंदगी। लोग तलाक पे कहानी नहीं पूछते, वजह पूछते हैं। गलती किसकी थी, क्यों तलाक हुई? किसी की तलाक एक मिस्ट्री होती है और सबकी वो वजह जानने की जल्दी होती है। फिर वजह जानने के बाद उस औरत की ज़िंदगी एक तबसरा बन जाती है, गुजारा कर लेती। इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, थप्पड़ तो नहीं मारा था, कंधे ही झंझोड़े थे, इतनी बड़ी बात ना थी। बहुत सी औरतें इससे बुरे हालात में भी रहती। मर्द वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाते हैं। ज़रा सा सब्र, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ और घर बस जाता है। घर बसाने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है ना, हम सब ने भी दी। वो क्यों नहीं दे सकी? तलाक लेने वाली लड़की कौन होती है? एक नाकाम लड़की जो अपना घर नहीं बसा सकी। क्या फ़ायदा इतनी डिग्रीज़ का, करियर की कामयाबी का, अगर वो अपना घर नहीं बसा सकी? घर बसाना इस माशरे की सबसे बड़ी कामयाबी था और जो औरत घर ना बसा सके वो एक नाकाम औरत होती है। तलाक एक नाकामी थी और समझौता कामयाबी। उसने अपनी सारी उम्र एक कामयाब औरत बनने में सर्व की थी। यूनिवर्सिटी से ओशन के 5 साल जो किया, कामयाब कहलाए जाने के लिए किया। मालिक फ़रीद क्यों नहीं समझ रहे थे कि वो कैसे खुद पे नाकामी का ठप्पा लगा सकती थी? वो कैसे अपने ख़ानदान वालों को ये कहने का मौका दे सकती थी कि हुर्रे जहाँ की बेटी अपना घर नहीं बसा सकी? वो कैसे तलाक जैसे भारी लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी को दागदार करने दे सकती थी? तो ये थी 13वीं एपिसोड का सेकंड पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।